Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 10th February, so let's get started. ऑलराइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो मैंने आपको कहा था आपसे टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे। पहले मैं 2 से 3 टॉपिक एक साथ ले लेता था, बट वो सर्च करना दोबारा और रिवाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो मैंने उसको सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपको जो टॉपिक सर्च करना हो उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने आज आपके साथ उसमें एक तो कोचिंग के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं, न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स, वो डिस्कस कर दिया था शॉर्ट में। और उसी के साथ साथ म्यांमार में जो पूरा इशू चल रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस को याद रखिएगा। राइट, वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा बाकी इश्यूज आप वहां पर देख सकते हैं। और कुछ एक टॉपिक्स और हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में न्यूज़ से निकले हैं, जैसे एफसीएनआर वगैरह निकला है। ये पहले मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था, या तो मैं इसको वहीं से कट करके डाल दूंगा या दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, ऐसे जो भी इश्यूज हैं जो बार बार न्यूज़ में आते हैं हम उनको देख लेंगे। यहाँ पर 3 और लोगों को भारत रत्न अनाउंस किया गया है, बट प्रोबेबली अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में देख रहे होंगे तो एक पार्टी है आरएलडी करके कुछ। ठीक है, मिस्टर जयंत चौधरी के थ्रू आरएलडी ऐसे ही कुछ नाम है, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली, बट ये उनके फादर हैं। ठीक है, और इसके साथ टॉक्स चल रही थी बीजेपी की मर्जर के लिए कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे एनडीए अलायंस में शामिल हो जाइए। ओके, तो इनके फादर को कहीं ना कहीं ये भारत रत्न देना, उसी कोशिश आप कह सकते हो, एक पॉलिटिक्स के लिए ही शायद दिया गया है। एनीवे, पीवी नरसिम्हा राव, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिनको मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला था तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्योंकि जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे थे 90s में, और इनके टेन्योर के टाइम पर जो हमने चेंजेस देखे 91 से 96, तो इन्हें आप कह सकते हो कि हमारी जो लिबरलाइज इकोनॉमी है उसके पीछे ही, अलोंग विद डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, आज हमारी इकोनॉमी जहाँ स्टैंड कर रही है उसके पीछे इन 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एंड एम एस स्वामीनाथन को हम लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है इनको। और ये पहली बार होगा जब 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है एक ही साल में। अभी तक नॉर्म यही था कि 3 से ज्यादा अनाउंस नहीं किए जाएंगे एक साल में। हालांकि एक बार 4 को भी दिया गया था अगेन इन 99, एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जब 5 रेसिपिएंट्स को भारत रत्न दिया जा रहा है। हमने बात की थी पहले, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है मनरेगा वर्कर्स को। उनके या तो डिले हो रहे हैं वेजेस, या कहीं और ही अकाउंट में जा रहे हैं जो उनको पता नहीं चल रहा, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, थोड़ी ओपेकनेस है उसमें। तो इसी के अगेंस्ट एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप ऑप्शन दीजिए मनरेगा वर्कर्स को कि आप अपना जो वेज है वो किस फॉर्म में लिए लेना चाहेंगे। ठीक है, जबरदस्ती इम्पोज मत कीजिए उन पर कि आप आधार बेस्ड एनेबल सिस्टम के थ्रू ही लीजिए। ओके, जैसे एक सर्विस सेक्टर में सबको अलाउ होता है कि आप किस तरीके से लेना चाहेंगे, चेक के फॉर्म में या डायरेक्ट अकाउंट में, या फिर अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो कैश के फॉर्म में। तो आधार वर्कर को भी ये अलाउ होना चाहिए। आगे चलते हैं। Misconception drives under prescription of ORS. Now see, ORS has been considered as the low cost source. हमें पता है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा डेथ होती है डायरिया से, और उसके लिए ORS इज द बेस्ट ऑप्शन। बट कहीं ना कहीं एक तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो प्रिस्क्राइब करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा ये दिखता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जानबूझकर एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं रादर देन ओआरएस। ओके, दैट इज वन इशू। ORS are a life-saving and inexpensive treatment for diarrhea in children. Diarrhea is the leading cause of death in children. It is a low-cost and widely available treatment. Now see, patients prefer non-ORS treatment. Why? ओके, क्यों एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और इसको डिसलाइक कर रहे हैं? एक तो उसके टेस्ट की वजह से, टेस्ट अच्छा नहीं होता। सेकंड इज परसेप्शन दैट ORS इज नॉट ए रियल मेडिसिन। लोगों को लगता है कि नहीं, ORS से ठीक नहीं होंगे, हमें एंटीबायोटिक ही दे दीजिए। और दूसरा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनको, कि आप ये सेल कीजिए एंटीबायोटिक्स, इसमें डबल प्रॉफिट है। ओके, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये 2 रीज़न है कि ORS का टेक थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे केरल ने केस भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द सेंटर, जो उसने सीलिंग इम्पोज की है, और ये डिक्लेयर किया कि केरल सबसे ज्यादा इम्बैलेंस चल रहा है फाइनेंशियल मैटर्स में। तो केरल ने भी कहा है कि 60% जो लोन है, देश पर डेट है, वो सेंटर का है, और 40% जो है वो ओवरऑल सभी स्टेट्स का है, जिसमें से हार्डली 1.75% केरल का है आउट ऑफ दिस 40%।
राइट। एंड नाउ नाउ सी, अब अगर आप देखेंगे 2014 तक, तो आज़ादी से लेके 2014 तक हमारे ऊपर लोन था अराउंड 54 लाख करोड़ का, ठीक है। और जस्ट इन लास्ट 9-10 ईयर्स, आज 2024 में हमारे ऊपर जो लोन है वो 200 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। यानी कि पिछले 10 साल में ही गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 150 लाख करोड़ की बोरोइंग्स की हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, जबकि हमने 70 ऑलमोस्ट 1947 से लेकर 2014 तक हमने सिर्फ इतना बोरो किया था, एंड अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 10 साल में 150 लाख करोड़ से ज्यादा बोरोइंग की है। ठीक है, तो सब देख सकते हैं कि कौन किसका फाइनेंस सबसे ज्यादा मिसमैनेज चल रहा है। इसलिए सदर्न स्टेट्स ने जो कंसर्न रेज किए हैं फाइनेंशियल डोमेन में वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। Center approximately 60% of total debt or outstanding liabilities. Kerala was one of the most financially unhealthy states. ये रीजन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जबकि केरल का कहना है कि हमारा तो हार्डली 1.70% है हिस्सा टोटल डेट में। राइट। ओरिजिनल सूट मैंने बताया था आपको, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। जब भी सेंटर स्टेट के बीच डिस्प्यूट होंगे तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करती है। The center is unduly interfering and it amount to encroachment in the legislative and executive power। और जबकि आईएमएफ ने इस बार 2023 में वार्न भी किया इंडिया को कि जो हमने इतना कर्ज उठाया ना पिछले 10 साल में, उसके लिए आईएमएफ ने 2023 में रिपोर्ट भी दी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि इंडिया का जो डेट है इट कुड एक्सीड 100% ऑफ इट्स जीडीपी इन मीडियम टर्म। और याद कीजिए मैंने मॉलडीव्स का आपको बताया था कि उस पे 115% डेट है, जितनी उसकी इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा डेट है उस पे। और हम भी कुछ उसी रास्ते पे जा रहे हैं एज पर आईएमएफ रिपोर्ट ऑफ 2023। राइट। तो सेंटर पहले अपने फाइनेंसेस को देखे, स्टेट्स को इंटरफेयर करना बंद करें। ये सब छोड़िए, ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। यहाँ पे कई सालों से पर एक ही बात बार बार सुनने को आ रही है, क्या अमेरिका की लीडरशिप डिक्लाइन हो रही है। एक तो अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इसराइल को एकदम फ्री हैंड दे दिया कि जाओ जो करना है करो गाजा में। राइट। और उसने जिद पकड़ ली कि जब तक मैं हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक वॉर रुकेगी नहीं। अब ऑब्वियसली बात है कि इसराइल या यूएस, इसराइल विद अ टैसिट सपोर्ट फ्रॉम यूएस, वो भी फुल सपोर्ट, ठीक है, आर्म्स के मामले में, फाइनेंस के मामले में, इवन जरूरत पड़ रही तो इंटेलिजेंस और मैन के फॉर्म में भी पूरा सपोर्ट दिया है यूएस ने इसराइल को। इसने अरब रीजन में जो यूएस के ट्रेडिशनल अलाइज थे जैसे सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है कि हम अपोज नहीं कर सकते आपको लेकिन हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते। राइट, दे आर नॉट इवन सपोर्टिंग। एग्जाम्पल, हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चलाया यूएसए ने, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, उसमें ना यूएसए ने ज्वाइन किया, ना सॉरी ना सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया, ना ही यूएई ने, और ना ही इजिप्ट ने सपोर्ट किया। राइट, नो वन इज सपोर्टिंग। इनको तो छोड़िए, फ्रांस इटली जैसे लोग देशों ने भी यूएसए को सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक जो गुडविल थी यूएसए की, जिसपे देखा जाता था कि चलिए ये है इस पूरे रीजन की एक पुलिसिंग करने के लिए, उस इमेज को धक्का पहुंचा है। दूसरा, यूएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत जल्दी रेगुलेट करने की कोशिश की, या आप कह लीजिए कि ओवर रेगुलेशन करने की कोशिश की, और इसका नतीजा यही हुआ कि चाइना, जिसने फिलहाल के लिए एकदम फ्री छोड़ रखा था आर्टिफिशियल सेक्टर को कि जो करना है वैसे करो, इनोवेशन करो, जो इन्वेंशन करने करो, उसने अभी रेगुलेट बिल्कुल ना करके अपने लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी, एंड कहीं ना कहीं एआई में चाइना थोड़ा सा लीड कर रहा है। ठीक है, जबकि टेक्नोलॉजी में हमेशा यूएसए माना जाता था लीड करता है। दूसरा कि यूएसए के जो खुद के इंटरनल इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं, वहां पर बाई पार्टी सिस्टम है, सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन दोनों में आइडियोलॉजिकली इतना अलग थलग जा रही हैं दोनों पार्टीज की किसी भी तरह का कॉपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं और उसके बाद फिर उनकी कांग्रेस जो है पार्लियामेंट वो कुछ अलग कहती है। अब ये समझिएगा कि वहां पर ऐसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। वहां पर उनकी जो कांग्रेस है यानी कि पार्लियामेंट, उसके इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं डायरेक्टली। ओके। अब हो सकता है कि चलिए मान लेते हैं कि ये इलेक्शन 2020 में हुए साथ में, ठीक है, तो बाइडेन की पार्टी की ही मेजोरिटी रही पार्लियामेंट में, बट हो सकता है कि 2 साल बाद 2022 में, ठीक है, अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2024 में होंगे, ठीक है, तो बाइडेन तो अपनी कुर्सी बने हुए हैं, लेकिन सपोज 2022 में पार्लियामेंट इलेक्शन में उनकी पार्टी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती है, और यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी की मेजोरिटी ज्यादा आ जाती है। ऑपोजिशन वालों के पास अब 2 साल बाद ज्यादा मेजोरिटी हो गई। अब 2024 में पार्लियामेंट में मेजोरिटी है दूसरी पार्टी के पास, जबकि प्रेसिडेंट बैठे हैं बाइडेन।
तो ऐसे में ये होता है कि ये जो पॉलिसी बनाते हैं, इनका क्या कहना था कि हम लोग दोनों को फंडिंग कर सकते हैं, हम यूक्रेन को भी फंड कर सकते हैं वॉर में, और हम इसराइल को भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पार्लियामेंट ने क्या कहा, हम पास ही नहीं करेंगे आपका इस तरह का कोई बिल, सिर्फ फंडिंग दीजिए इसराइल को, यूक्रेन को छोड़िए अब उसके हाल पे। ऑलराइट, यूरोप की जिम्मेदारी नहीं उठानी है हमें। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम वहां आ जाती है। तो वहां दो दो पार्टी है और दोनों में कॉपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, बट इस वक्त उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसमें कॉपरेशन उतना होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा, उसकी अपनी खुद की लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज है। याद कीजिए कि ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, यूएसए से ही हुआ था। एक वाइट पुलिस मैन ने एक ब्लैक मैन को मार दिया गोली, और उसके बाद उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे पैर रख के खड़ा हुआ था, ओके, जूते रख के। तो वहां से ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। अगेन यूएसए की इमेज को एक धक्का पहुंचा। ठीक है। दूसरा, कि ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज थी, जैसे ट्रांस पैसिफिक अलायंस, ठीक है, पार्टनरशिप जो चलानी थी पूरे पैसिफिक कंट्रीज के साथ, जो ओबामा ने डिजाइन की थी, बट ट्रम्प ने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। ये जो सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बन सकता था यूएस की लीडरशिप में, वो आपने निकाल दिया वहां से। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने आरसेप, आरसेप का भी वही है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, उसमें सारी कंट्रीज है, उसमें यूएसए की जो दोस्त हैं वो भी हैं, वो सारे इस आरसेप का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया उसका पार्ट है जो कि क्वाड का भी मेंबर है। ठीक है, यानी कि फिर इस रीजन में जहां पर अमेरिका लेड टीपीपी बनना था, वहां पर चाइना लेड आरसेप बन गया आज। राइट, तो अगेन अमेरिका ने अपनी लीडरशिप कहीं ना कहीं खो दी वहां उस रीजन में भी। ठीक है, जिस तरीके से आपने अरेबियन पेनिनसुला में अपनी जो लीडरशिप थी उसको पीछे धकेल लिया एक यूनिलैटरल सपोर्ट देकर इसराइल को, और नतीजा क्या हुआ कि आज ये कंट्रीज आपको ज्यादा कॉपरेट करने की कोशिश नहीं करती हैं। सिमिलरली केस बात करें ईरान की, ईरान ने आपकी बात मानकर आपके साथ न्यूक्लियर डील साइन की। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको इंस्पेक्शन भी कराऊंगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वालों से। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स जो हैं मेरे, जो न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको भी कम करूंगा, इंस्पेक्शन भी करवाऊंगा। पूरी डील मानी, बस आप बदले में सैंक्शन हटा लीजिए। बट ट्रंप आया उसके बाद, ट्रंप ने क्या किया कि ये डील से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि वो उसको इसराइल को खुश करना था, इसराइल का प्रेशर था। इसराइल का प्रेशर पता है डायरेक्टली तो होता ही है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूएसए में अगर सबसे बड़ी कोई लॉबी है, सबसे स्ट्रांग, सबसे रिच, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे डोमिनेटिंग अगर कोई कम्युनिटी है अमेरिका में, तो वो जूइश लोगों की है। ठीक है, हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में पावरफुल, कुछ नहीं है वो इजरायली डायस्पोरा के सामने, नथिंग। इजरायली डायस्पोरा जो है यूएसए में, वो सबसे बड़े, अगर आप वहां के बिजनेस हाउस से देखेंगे तो वो जूइश ओन्ड है। ठीक है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को आने वाली फंडिंग अगर आप देखेंगे, और ये जूइश डायस्पोरा की जो फंडिंग है वो वहां की दोनों पार्टी हो जाती है। दो ही पार्टी है, बाई पार्टी सिस्टम है वहां, इंडिया जैसा नहीं है। दोनों पार्टीज को सपोर्ट देते हैं, जिसको प्रेसिडेंट बनना है बनो, जिसको पार्लियामेंट में मेजोरिटी लेनी है लो, लेकिन जूइश कम्युनिटी का डोमिनेशन एज इट इज बना रहता है वहां। ठीक है, और इस वजह से इसराइल के प्रेशर में आपने ये न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी, और ईरान कहां चला गया, वो चला गया 25 ईयर्स की स्ट्रेटेजिक डील करने चाइना के साथ। राइट, तो अगेन चाइना एक मीडिएटर बन के आ गया। अभी जब ईरान और पाकिस्तान में थोड़े से रिश्ते गड़बड़ हुए थे, तब क्या हुआ था, चाइना ने समझाया कि नहीं, आप वैसे ही रीजन में ट्रबल है और मत कीजिए, और आप दोनों इस कंडीशन में भी नहीं हो कि आप वॉर करो, तो चाइना ने यहां पर भी मीडिएटर का रोल किया। उसके बाद ईरान और सऊदी में भी डिप्लोमेटिक रेप्रोचमेंट वापस से कराई, किसने, चाइना ने। राइट, तो जो मीडिएटर का रोल यूएसए करता था कभी, स्पेशली अरेबियन रीजन में, वो मीडिएटर का रोल आज कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। राइट, तो कहीं ना कहीं यूएसए की जो आप कह सकते हो कि यूएसए का जो ग्लोबल इमेज थी वो डिक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में। अरे, तो इसके बाद भी हमें जरूरत है इंडिया को कि हम यूएसए के साथ अपने कॉपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यूएसए, अब देखिए, अगर आप ये सोचें कि यूएस में टैलेंट बहुत है इसलिए वो आगे, तो ऐसा नहीं है। यूएसए के जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के, अगर उनको देखोगे तो उनकी लाइफ बड़ी पार्टी वाली चलती है। वो बिंदास 4 दिन काम किया, 5-6 दिन अय्याशी की, और उस टाइप की लाइफ जीते हैं। यूएसए अगर आज इतना बड़ा टेक्नोलॉजी हब बना है, तो वो बना है टैलेंट को अट्रैक्ट करके। इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ टैलेंट। वहाँ की कुछ गवर्नमेंट के खुद प्रोग्राम्स चलते हैं जो वर्ल्ड ओवर बच्चों के आईक्यू को टेस्ट करते हैं, और जिस बच्चे का आईक्यू सबसे शानदार दिखता है ना, उसको तभी से अपने यहाँ पर स्कॉलरशिप कह लीजिए या इंसेंटिव कह लीजिए, उनको बुलाया जाता है कि आप अमेरिका में ही पढ़ाई कीजिए। पूरा खर्चा आपका गवर्नमेंट उठाएगी, स्कूल से लेके तो आपके कॉलेज रिसर्च तक सारा खर्चा। बट जो दुनिया का बेस्ट ब्रेन है वो अमेरिका की तरफ आना चाहिए। दूसरा, उनकी लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी।
ये अगर आप में टैलेंट है, आप बिल्कुल अमेरिका आइए, यहाँ पे काम कीजिए। तो अमेरिका बना है वर्ल्ड के टैलेंट को अट्रैक्ट करके। और यही सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चाहे हमारी वज्र स्कीम हो, कि इन सब का क्या है कि हमें अपने इंडियन ओरिजिन के और दूसरे भी फॉरेन फैकल्टीज, रिसर्चर्स, टैलेंट है, उनको अपने यहाँ अट्रैक्ट करना है। बट ऑब्वियसली बात है कि हम वो फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दे सकते जो ये दे सकते हैं। और आज फिर चाइना भी क्या कर रहा है, उसके उस पर सेमीकंडक्टर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई अमेरिका ने, यूके ने, नेदरलैंड ने। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है, ये जो चिप मेकर्स हैं, आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ पर ही अपनी कंपनीज बनाइए और आप यहीं पर चिप बनाइए, यहीं पर रिसर्च कीजिए। आप मुझे चिप की टेक्नोलॉजी नहीं दोगे ना, लेकिन आपका जो ब्रेन और चिप को बनाने वाला जो मैन पावर है, उसे तो अट्रैक्ट कर सकता है ना। चाइना ने वही पॉलिसी इनिशिएट की है इस वक्त प्रेजेंट में। ओके, चलिए, अमेरिका बना अपनी मिलिट्री पावर, पाइवटल पोजीशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी पायनियर। अब ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्यों बना? पहली बात तो कि यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूरोप ने अमेरिका से पैसा लिया, ठीक है, खुद को बर्बाद करने के लिए। पूरा यूरोप आपस में लड़ा, अमेरिका से फंडिंग लेता रहा, हथियार लेता रहा, और आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लिया पूरे यूरोप ने, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी एंड ऑल। उसके बाद फिर अमेरिका से वापस लोन लिया कि हमें यूरोप को फिर से रिबिल्ड करना है, तो लोन ले लिया आपने, ठीक है, मार्शल प्लान सबको पता होगा। उसी तरीके से फिर अमेरिका ने कहा चलिए छोड़िए ये सब, ब्रेटन वुड्स में मिलते हैं अपन। उसने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, वहां से दो बड़े इंस्टीट्यूट निकल के आए, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। और इससे दुनिया भर के जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसको कंट्रोल करना शुरू किया यहाँ से। Right? और फिर इस यहां से ही डॉलर की हेजेमनी शुरू हुई। देयर इज a शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर अवे फ्रॉम यूएस डोमिनेशन। तो ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारे एग्जांपल देकर। परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखेंगे आप, तो चाइना 2023 में यूएसए की इकोनॉमी से आगे है। इट इज फिफ्थ लार्जर, मतलब आप कह लीजिए कि 1/5 और जोड़ लीजिए उसकी इकोनॉमी में, इतना बड़ा है यूएसए से, ट्रिपल पी के टर्म में। नॉर्मल टर्म में देखेंगे तो वो सेकंड नंबर पर है, ठीक। बट अमेरिका की प्रॉब्लम्स क्या, इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, मैक्सिको से खासकर बहुत ज्यादा आ जाता है। डेफिसिट इन द रूल ऑफ लॉ, ब्लैक एंड व्हाइट वाला इशू। सेकेंडरी एजुकेशन, इनके यहाँ भी एजुकेशन कुछ ज्यादा ही बुरा चल रहा है इस वक्त, जस्ट लाइक इंडिया। पब्लिक हेल्थ, न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, आपने ओवर रेगुलेशन कर दिया, आपने उन टेक्नोलॉजीज को पूरी तरीके से इवॉल्व होने का मौका ही नहीं दिया, आपने रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। एंड नेशनल डेट राइजिंग टू 32 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा। अमेरिकन की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती है, लोन पे जीते हैं और निपट जाते हैं। वो ज्यादा सेविंग वगैरह वाला कल्चर नहीं है उनके यहाँ, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएस शेप्ड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उसने रूल्स बनाए, ठीक है। इट वाज ए पावर बेस्ड सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस एंड इट्स एलाइज। अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान एंड इराक डिसिपेटेड अमेरिकाज क्रेडिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान पे आपने अटैक किया और आप कितने 18-20 साल तक वहां रूल करते रहे इनडायरेक्टली। उसके बाद इराक पे आपने इन्वेजन किया, जबकि बाद में जब आईए ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें न्यूक्लियर वेपन जैसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले। बट आपने इराक पे अटैक किया जस्ट इन द नेम कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, राइट। तो वहां पर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करवा ली। और इस वक्त वर्ल्ड ओवर 750 मिलिट्री बेस हैं यूएसए के पास इन 80 कंट्रीज। The US withdrew from TPP, okay, ट्रम्प की बेवकूफी में। It emphasized that emphasized human rights, transparency and liberal democracy। तो आपने वहां से विड्रू करके अपने पूरी जगह जो पैसिफिक ओशन में लीडरशिप होनी थी वो आपने चाइना को दे दी रख के। नेक्स्ट इज रशिया एंड चाइना। पहली बात तो इन दोनों में अथॉरिटेरियन रिजीम है एंड अगले कम से कम 10-20 साल तो दिखता भी नहीं है कि कोई डिस्प्लेस कर सकता है इनके रूलर्स को। And seek to reshape the international system using trade, pressure and diasporic ties to obstruct the spread of Western democratic values। और ये स्प्रेड हो भी रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो लगभग हर कंट्री ने अपनाया है लगभग इस रीजन में हमारे, ओके, वो क्या कर रहा है, पूरी चाइनीज प्रिंसिपल्स को ही प्रोपोगेट कर रहा है। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज का जो ये सब रूल था यूएस और यूरोप का, इसको न्यू इंपीरियलिज्म के वे में देखा जाता है। मतलब ये इनडायरेक्टली हम पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए, हमने लोन लिया आईएमएफ से, और वो कैसे आया, वो कंडीशंस के साथ आया, ठीक है, वो कुछ कंडीशंस के साथ आया। जैसे आप अपने रुपये को डिवैल्यू कीजिए, यानी कि डेप्रिसिएशन कीजिए। उसके बाद दूसरा, आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है इनको प्राइवेटाइज कीजिए। तो अगर आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें लोन दे रहे हो तो आप तो हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रही है। तो वही बात होगी कि आप रूलर हुए और हम लोग फिर से आपकी कॉलोनी बन गए, ओके। तो इसको नियो लिबरलिज्म की तरह देखा जाता है। हालांकि ब्रिक्स कोशिश कर रहा है कि कैसे लोकल करेंसीज की तरफ ज्यादा मूव किया जाए फ्रॉम द डॉलर। अब देखिए, चाइना और रशिया का अगर आप देखेंगे ना, 200 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड होता है, ओके। और इसमें से 95% जो ट्रेड है वो उनकी लोकल करेंसी में होता है।
जबकि इंडिया ने कोशिश की रूपी रूबेल नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट ये सब खोलने की, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, रशिया ने कहा कि यार हमारा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है आपके साथ, हम क्या करें आपके रुपये का। ओके, नाउ China campaign to project power with traditional and non-traditional techniques such as TikTok, gaming, and all this. Its progress in high technology and geoengineering inspire the admiration along with its program of overseas infrastructure financing. जो ये सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है। म्यांमार में मैंने आपको आज ही बताया क्योक्पी पोर्ट, ठीक है, ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है, मालदीव्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा उसने जिबूती पर अपना एक मिलिट्री नेवल बेस बनाया हुआ है। यूएस हैज फेल्ड टू अज्यूम द लीडरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत जल्दबाजी कर दी रेगुलेशन में। इंडिया शुड डेवलप एन एडवांटेजियस रिलेशनशिप विद अमेरिका व्हाइल कीपिंग इन माइंड इट्स डेफिशिएंसीज। कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड कीपिंग डेट इंटैक्ट। अब देखिए, वैसे तो इशू इतना बकवास है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद इन चीजों को सुनवाई करने का वक्त है, बट काम की चीजों को का जो जरूरी केस है उनकी सुनवाई नहीं। क्या फर्क पड़ता है प्रियम्बल में क्या है और क्या नहीं? आपको सिर्फ याद ये रखना है कि 42nd अमेंडमेंट में हमने सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो वर्ड जोड़े थे। उसके अलावा पहले वर्ड हुआ करता था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसको उस फ्रेज को हमने चेंज कर दिया, हमने कहा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड्स आपने ऐड किए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि इमरजेंसी के टाइम की बात थी। राइट, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। एक ही बार अमेंड हुआ है बस आज तक 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, और इंटीग्रल पार्ट है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट भी है और अमेंड भी किया जा सकता है, बट बिना बेसिक स्ट्रक्चर को टिंकर किए। यानी कि क्या सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को रिमूव किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। Fugitives will be extradited, says फाइनेंस मिनिस्टर। विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी, मेहुल चौक से बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए, नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में जब इसकी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वहां पर इसने कहा कि पूरे 13,000 करोड़ मेरे पास नहीं है, मैं करीब करीब मेरे पास से 45% अमाउंट है इसका, बाकी मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को देकर आया हूं, कंट्री में बीजेपी के मिनिस्टर्स को पे करके आया हूं, तभी भागा हूं वहां से। ये इस तरह की बातें इन्होंने खुद कही है। एंड ऐसे ही एलिगेशन विजय माल्या के टाइम भी लगे थे मिस्टर अरुण जेटली पर, कि इन्होंने खुद उनको निकलवाने में मदद की थी। ठीक है, अब ये कह तो रहे हैं कि हम लेकर आएंगे, बट देखिए ऐसा है कि अगर आप कनाडा में बैठे हुए उनको मार सकते हो, खालिस्तानी एलिमेंट्स को, तो इनको तो सिर्फ वार्निंग देने की जरूरत है, ये दौड़े दौड़े आ जाएंगे अगर गवर्नमेंट सीरियस हो तो। ठीक है, बट उनको पता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो वो भी इतना सीरियसली नहीं लेते। एनीवे, वो सब पॉलिटिकल बातें। फ्यूगिटिव्स इकोनॉमिक ऑफेंडर एक एक्ट आया था। ठीक है, इस एक्ट को मैं आपके साथ कल कर दूंगा, या आज ही, प्रोबेबली आज या कल। ओके, ये आपको सेपरेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग में मिल जाएगा, ताकि अगर ये दोबारा न्यूज़ में रिपीट होगा तो आप वहां से एक बार देख के अपने नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, फ्यूगिटिव्स इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में। सी, यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किया था ना कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी कुछ रीजनल बेंचेस लगानी चाहिए, और मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था 2 दिन पहले। बट सुप्रीम कोर्ट ने वही वापस से वही कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट देयर इज नो नीड फॉर रीजनल बेंचेस ऑफ द टॉप कोर्ट एट दिस स्टेज। अब अगर 30,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग होने के बाद भी आप ये कहें कि कोई जरूरत नहीं है रीजनल बेंचेस की, तो फिर क्या कह सकते हो आप? इसके अलावा मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि पहले भी कमेटी ने रेकमेंड दिया है कि कोर्ट ऑफ अपील अलग बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बनाया जाए। राइट, ये हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले। प्लीज उसको देख लेना, और डिस्कशन को, जुडिशियल रिफॉर्म की बात आएगी तो इस तरह के ही पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में इंप्रेस करेंगे इंटरव्यूअर को। राइट, वो वहां पे बात कर ली थी मैंने, बट फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि कोई रीजनल बेंचेस बनाई जाए। अब जम्मू कश्मीर में रीजन था कि जो बकरवाल्स हैं, जो गुर्जर्स हैं, इनका कहना था कि यार आप इनको भी अगर रिजर्वेशन दे दोगे तो हमारी जो, कह सकते हो कि जो हमारा कोटा है उसमें कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने कहा है कि आपका जितना है उतना रहेगा, हम उसके ओवर एंड अबव देंगे इनको। ठीक है, तो पहाड़ीज एंड वाल्मीकिस को ST SC लिस्ट में जोड़ा गया है। जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे बाय दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा कोटे में हिस्सेदार और आ जाएंगे,
तो यहाँ पर इन्होंने बिल तो पास कर दिया है, पहाड़ी को एसटीज में इंक्लूड कर दिया है, जैसे पडारी ट्राइब, कड्डा ब्राह्मण, कोली, ये सब एसटी में आएंगे, जबकि वाल्मीकि कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में आएगी। Okay, and this will be over and above what quota the Bakarwal and Gurjars are getting. Okay, so there will be no dilution in their share. Now, India Saudi Arabia joint military exercise हुई है एक, ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज है सादा तनसीक, याद रखिएगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ है। मुझे आपको आज मैंने आपके साथ से म्यांमार पे दिया, मैं आपको जल्दी फ्रांस, बांग्लादेश और अफ्रीका और एक यूएई पे, इन पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशन दे दूंगा, ताकि जो भी करंट अफेयर में हुआ है, देखिए इनकी कोई आपसे हिस्ट्री नहीं पूछेगा, तो प्लीज कोई पवनी सर की लिखी हुई इंटरनेशनल रिलेशन की बुक उठा के ये सब डिटेल मत पढ़ने बैठ जाना पास्ट की, कि रिलेशन कैसे इवॉल्व हुए, प्रोवाइडेड जब तक आपका ऑप्शनल ना हो इंटरनेट PSIR। ओके, प्लीज ये सब नहीं पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ 150-250 वर्ड में पूछा जाएगा, वो भी करंट इश्यूज को लेकर ही। तो म्यांमार हमने आज डिस्कस कर लिया है, फ्रांस, बांग्लादेश, अफ्रीका आप कहेंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ओके, इसके बाद 54% ऑफ बीजेपी टोटल इनकम कम फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं, दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ होगा, जिसने ब्राइबरी एंड किकबैक्स को बिल्कुल लीगल कर दिया है। जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे आ रही थी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। कैसे? सबसे पहले कि आपने यहाँ पर फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी। जिस साल में ऑस्ट्रेलिया बंद कर रहा था फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि इससे इंटरफेरेंस होता है, एक फॉरेन कंपनी है, उसको कोई प्रोजेक्ट लगाना है अपना, उसको एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए, ठीक है, वहां की रिवर का पानी चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो लोगों को निकालना है वहां से। अब वहां पे कुछ नहीं करना है उसको, उसको सीधे वहां पर जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको पॉलिटिकल फंडिंग दे देना है, वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जो कि पूरी तरीके से ओपेक है, क्योंकि वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह होती हैं, उस पर कोई ओनर का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, किसने दिया किसने नहीं दिया, वो पूरी तरीके से एकदम ओपेक सिस्टम है, उसके थ्रू पैसे दे देने, सरकार आपका काम कर देगी। तो वो तो वही बात हो गई कि सीधे मैंने ब्राइब दे दी इलेक्ट्रल बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पहले कंपनीज क्या है, अगर डोनेशन देती थी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनको अपनी एनुअल बैलेंस शीट में शो करना होता था। आपने ये प्रोविजन भी हटा दिया कि शो करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी जी, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट निकल के आया था कि टाटा ग्रुप ने गुजरात सरकार को, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, तो 25 करोड़ की फंडिंग दी थी। तो ये मैटर जब निकल के आया तो इन्होंने अमेंडमेंट करा दिया कि चलिए अब से कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में बताने की जरूरत ही नहीं है। बट अब जरा एक बार शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, वो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसमें से कोई भी अमाउंट उठा के पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है, तो वो अपने प्रॉफिट में से हटा देगी ना उसको, तो एज अ शेयर होल्डर आपको कम मिलेगा, और उसके बाद आपको पता भी नहीं है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था उसमें से इतना पॉलिटिकल फंडिंग में दिया है। तो वो तो फिर एक ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट वहां भी आ जाता है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसी तरीके से कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो अगर डोनेशन देना चाहती है तो वो अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ऑफ इट्स प्रॉफिट पास्ट 3 साल में जो हुआ होगा, सिर्फ उतना ही दे सकते हो। तो आपने ये लिमिट भी हटा दी, अब आप जितना मर्जी है उतना दे लो। अगर लॉस मेकिंग भी है ना वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो भी आप फंडिंग दे सकते हो। तो ये फिर से करप्शन को बढ़ाएगा। उसके बाद 3 साल की लिमिट थी कि कम से कम 3 साल से वो कंपनी चल रही हो, आपने ये भी हटा दी। यानी कि मैं आज कोई कंपनी स्टैब्लिश करूं एक शेल कंपनी की तरह, ओके, उसको रजिस्टर कराऊं और उसमें ढेर सारा अपना ब्लैक मनी लगा के उसको तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करके कंपनी बंद कर दूं, हो गया ब्लैक का वाइट, राइट। इस तरह की चीजें हुई है। और सिमिलरली कि दूसरी चीज क्या है कि ये सब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह परचेज खरीदना देना होता है, ये एसबीआई की ब्रांच के थ्रू होता है। एसबीआई है गवर्नमेंट बैंक, तो इसके पास केवाईसी नॉर्म वगैरह फॉलो करने होते हैं आपको बॉन्ड खरीदते वक्त, तो गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल है कि कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है, तो अब वहां पे केस आ जाता है इंटिमिडेशन का। ठीक है, अगर सपोज कि किसी ने कांग्रेस गवर्नमेंट को दिया कि कर्नाटका में उनकी सरकार थी, मुझे प्रोजेक्ट क्लियर करवाना था वहां पर, तो मैंने वहां पे फंडिंग दी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एसबीआई के थ्रू उसके पास पूरा डेटा है, वो कल को आपको हॉन्ट कर सकती है, आपने वहां फंडिंग दी है ना, तो आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, सेंटर की तरफ से दोबारा, राइट। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं इस इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम में, मतलब ओवरऑल पॉलिटिकल फंडिंग में। बाकी ये तो मैं से आपसे 4-5 ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लिस्ट में अगर जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको मेंस 450 प्लस में एक वीडियो मिल जाएगा पॉलिटिकल फंडिंग पे, ठीक है, उस पे 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है, बट सारे डायमेंशन उसमें क्लियर हैं। उतना जान लिया ना तो 250 नंबर के आप पूरा ऐसे भी आएगा ना तो भी लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात भी वही सब है, देखो 54% ऑफ बीजेपी टोटल इनकम केम फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे से पार्टी ये दिखाएगी कि मेरी इनकम कितनी हुई है,
वो ये नहीं बताएगी किस सोर्स से आई है, सब ब्राइब एंड किकबैक के थ्रू आ रहा है। अभी G20 के टाइम दिल्ली में वो एक टनल इनॉग्रेट किया था, अंडरग्राउंड ब्रिज, बहुत जोर शोर से कि ये है हमारे नए इंजीनियरिंग का नतीजा, मोदी जी के खुद के वर्ड से। वो परसों आया था, उसमें दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजा है 500 करोड़ रुपए जमा कराओ, एकदम घटिया क्वालिटी है, बारिश का पानी भी भर रहा है, सब कुछ सड़ रहा है, और इसको ये बियॉन्ड रिपेयर है, ये तक कहा पीडब्ल्यूडी ने। राइट, ये क्वालिटी है। तो आप किकबैक्स और ब्राइब देते रहिए और अपने प्रोजेक्ट्स लेते रहिए। नेक्स्ट है एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग। देखिए एनबीएफसी पे मैं आज ही आपको इस पे लेक्चर दूंगा अंडर द प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, जो हमारा स्टैटिक चल रहा है। एनबीएफसी की बात वहां करेंगे, कई तरह की होती हैं, 10,000 से ज्यादा एनबीएफसी है। डिपॉजिट टेकिंग होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से एक कैटेगरी है पीयर टू पीयर लैंडिंग, यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली दूसरे इंडिविजुअल को पैसे दे रहा है और उसने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है एज ए एनबीएफसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग रिस्क को ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हैं, इसमें रिस्क बहुत है। Some business practices of NBFC peer-to-peer lenders appear to not be in line with regulatory guidelines, and such lenders have been underplaying certain business risk. ये कहना है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का। They have evolved to serve specific economic functions. Okay, and it is uncharacteristic for them to act like a bank. ये कई बार क्या एनबीएफसी इंसिस्ट करती हैं कि हमें बैंक में कन्वर्ट कर दो, बट आरबीआई कहता है नहीं, आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब नाम ही है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लैंडर्स ऑन एनबीएफसी पी टू पी आर इंडिविजुअल्स, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं बैंकिंग का। दे आर प्रोमिसिंग हाई और अश्योर्ड रिटर्न, स्ट्रक्चरिंग द ट्रांजेक्शंस, प्रोवाइडिंग एनी टाइम फंड रिकॉर्ड फैसिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एनबीएफसी पे आपको जल्दी लेक्चर मिल जाएगा, तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूएस चाइना टसल वॉरशिप्स इन इंडियन ओशन डोमिनेट आईओसी कॉन्फ्रेंस। अभी आईओसी कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन रीजन से ही कनेक्टेड है, उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है। राइट नाउ, एक तो इंडियन ओशन रीजन में सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, मिलिटराइजेशन का। सभी कंट्रीज यहाँ पे आपस में थोड़ी सी खींचतान में लगी हुई है। मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन एंड ग्रेट पावर राइवलरी, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, आर ग्रोइंग कंसर्न्स फॉर दी स्मॉलर कंट्रीज लाइक मालदीव, श्रीलंका एंड सो ऑन। ठीक है, उनके लिए एक अलग कंसर्न है कि इन पावर्स को कैसे हैंडल करें। द चैलेंजेस टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ फ्रॉम रेड सी टू इंडो पैसिफिक टेकिंग एम स्पेशली एट चाइना। ओके, चाइना को ही पॉइंट कर रहे थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर। Okay, so we need to find a way to reduce conflict in the region. Increasing instability increases when long-standing agreements are no longer observed. अब देखिए चाइना की कंटेक्स्ट में मैं आपको ना कुछ एक पॉइंट्स बोलना चाहूंगा जो आपके आंसर को थोड़ा इंप्रेसिव बनाएंगे। जैसे इन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ओके, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, disputes are bound to arise, but as a mature and responsible nation, we should make sure that these disputes don't lead to conflict. ओके, इस पॉइंट को अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करना एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, चाइना की बात है तो एक टर्म और आपको बताना चाहूंगा। चाइना की एक पॉलिसी चलती है पुश एंड शोव, पुश एंड शोव पॉलिसी। ये क्या होती है, देखिए एलएसी के अराउंड ही देख लीजिए, चलिए, कि कुछ रीजन ऐसा रखा जाता है नो मैंस लैंड, ठीक, दोनों साइड पे। चाइना क्या करता है, अपने जो हर्डर्स होते हैं, बकरवाल्स होते हैं, इस तरह के वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको एनकरेज करता है, जाओ जाओ अपने एनिमल्स लेके आगे तक जाओ, फिर अगर इंडियन आर्मी रोकेगी तो हम आएंगे। ठीक है, तो चाइना अपने पहले तो लोगों को आगे भेजने लगता है। ठीक है, वो आने लगते हैं हर्डर्स बन के, आएंगे अपने गाय भैंस जो भी हैं उनके जानवर, उनको चरा के वापस लौट जाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें करते रहते हैं कई कई दिन तक। ठीक है, नो मैंस लैंड में आना शुरू कर दिया, नो मैंस लैंड में आना शुरू कर दिया, बॉर्डर तक नहीं आ रहे हैं पूरा, ठीक है, एलएसी तक, नो मैंस लैंड में आना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे चाइना की आर्मी भी थोड़ी आने लगती है, एक स्टेप आगे आई, एक स्टेप आगे आई, दो स्टेप आगे आई, फिर एलएसी के पास, फिर इंडियन आर्मी यहाँ रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग क्लेम करते हैं कि देखिए ये तो हमारे ये जो लोग हैं हमारे, इनके हिस्टोरिकल राइट्स हैं, ये लोग तो हमेशा से यहाँ पर हर्डर्स जो हैं, लोग हमेशा यहाँ पे मवेशी चराने आते रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इंडिया फालतू के क्लेम कर रहा है, ये एलओसी गलत बता रहा है इंडिया, ये थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। ओके, फिर वो आपको नेगोशिएशन में उलझाएगा कई दिन तक, और उसके बाद फिर एक कदम पीछे हट जाएगा। ठीक है, और कहेगा देखिए हमने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिए हैं आपस में। ठीक है, और फिर आपकी एलएसी जो होगी वो थोड़ी दूर और खिसक जाएगी।
ठीक है? यानी कि इन शॉर्ट अगर कहें तो 2 स्टेप आगे आएगा और फिर 1 स्टेप पीछे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इट्स पुश एंड शोव पॉलिसी। ओके, याद रखिएगा। The challenges to freedom of navigation and overflights and a disregard for internationally negotiated regimes like UN clause जो वो ओबे नहीं करता है चाइना। ठीक है, पूरे साउथ चाइना सी को अपना क्लेम करता है। 9 डैश लाइन आप लोग जानते ही होंगे चाइना की साउथ चाइना सी में। ठीक है? इस रीजन में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना दे ऑल आर इंक्रीजिंग देयर नेवल प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन रीजन। श्रीलंका ने अभी पिछले मंथ ही 1 ईयर मॉरेटोरियम लगाया है ऑन ऑल फॉरेन रिसर्च शिप्स डॉकिंग एट इट्स पोर्ट, क्योंकि इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था कि ड्वेल पर्पज शिप इन द नेम ऑफ रिसर्च ड्वेल पर्पज शिप अलाउ की जा रही है चाइना की अपने कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट पर। ठीक है, तो उसने कहा 1 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा रहा हूँ, किसी भी कंट्री की शिप नहीं आएगी मेरे यहाँ। नो सी पुतिन पुतिन आज मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था कि रशिया ने कहीं ना कहीं अपनी जो ग्लोबल इमेज थी ना वो खराब कर ली इस वॉर में। पहले तो उसको लगा था मैं कुछ ही दिनों में जीत लूंगा और सरेंडर कर लेगा यूक्रेन, बट यूक्रेन को इतनी फंड और वेपन्स वगैरह सप्लाई किए वेस्टर्न यूरोपियन यूएस कंट्रीज ने कि उसने भले ही रशिया को ज्यादा डिफीट करके वापस पीछे ना धकेल पाया हो, लेकिन उसने होल्ड कर दिया कि इसके आगे नहीं आ पाया रशिया। अरे, अब देखिए जरा, पुतिन अर्ज यूएस टू पुश यूक्रेन टू टॉक्स। आपको एक टाइम कॉम्पिटिटर माना जाता था यूएस का, आप एक यूक्रेन जैसे देश के सामने भी जीत नहीं पाए आउटराइट विक्ट्री। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पावरफुल इंसान को बेवजह नहीं लड़ना चाहिए जब तक कि बहुत इमीडिएट हो। बेवजह मत लड़िए, क्योंकि आप सामने वाले को 10 भी मारोगे लेकिन अगर उसका एक भी पड़ेगा तो आपकी इमेज जरूर खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो रियल कॉम्पिटिटर है ना वो आपको सीरियसली नहीं लेगा, और सच में वर्ल्ड इसके बाद रशिया को उतना सीरियसली नहीं लेगा एज अ ग्लोबल पावर। बस इतना है कि हाँ, ढेर सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसके पास, बस इतना ही रह जाएगा रशिया। ओके, यहाँ पे द हिंदू खत्म होता है, इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया है, नरसिम्हा राव, चरण सिंह एंड स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। यहाँ पे इंडिया ने अपना खुद का एक यूएवी बनाया है। ओके, जो कि सोलार पावर से चलेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर ऊंचा उड़ सकता है। The National Aerospace Laboratories in Bangalore successfully completed the first test of solar-powered pseudo-satellite, a new age UAV that can significantly increase India's surveillance and monitoring capabilities in border areas. Okay. ये सब मोदी जी की तारीफें चल रही हैं क्योंकि वो खत्म हुआ है ना सेशन। अब इलेक्शन आएंगे डायरेक्ट, इसलिए सब लोग मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टिकट दोबारा मिले। चूज राष्ट्र नीति ओवर राजनीति। ठीक है, अब जरा इनके यहाँ पे वर्ड पढ़िए। मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हूं, इसलिए आपने शायद 150 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन ले लिया 9 साल में, जो कि देश ने 50 साल में नहीं लिया था। 80 केसेस ऑन डेथ रो हैं, अराउंड 561 पीपल आर ऑन डेथ। ठीक है, इनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो वो अपील चलती रहती है, सुनवाई चलती रहती है, किसी का कम्यूट हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। उत्तराखंड यूसीसी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बस उसके कुछ प्रोविजन जान लिए थे, बाकी इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए। बाकी हाँ, वो लिव इन वाला जो मैटर है उसको चैलेंज किया गया है कि लिव इन अगर कोई सीक्रेटली रहना चाहता है तो रजिस्टर क्यों करेगा। यहाँ पर हम आते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर। ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हमने बहुत सारी साइन की थी, बट मोस्टली हमारे अगेंस्ट ही गई हैं कि हमारे इंपोर्ट तो बढ़ गए थे बट एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़ पाए थे। और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक गारंटी दिया जाता है कि हर एक देश एक दूसरे के देश में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। बट इंडिया में कुछ केसेस ऐसे आए जिसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये तो कुछ गलत हो रहा है, हमें इस ट्रीटी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो 2016 में जाकर हमने एक कहा कि हम पुरानी सारी ट्रीटी एबॉलिश कर रहे हैं, और 2016 में हमने एक मॉडल बीआईटी प्रेजेंट किया कि हम इस बेसिस पर न्यू सिरे से ट्रीटीज को नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अपने ट्रेड पार्टनर के साथ की जाती है टू बूस्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब एक अश्योरेंस होगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट आपके देश में प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट, तो हमने 2016 में अडॉप्ट किया मॉडल बीआईडी।
दोनों देश रेसिप्रोकली प्रमोट करते हैं एक दूसरे को, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को अपनी अपनी टेरिटरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल्स के थ्रू आई हो या किसी कंपनी के थ्रू, लाइक टाटा ने अगर इन्वेस्ट किया है लंदन में। ओके, टू ऑफर ए फेवरेबल कंडीशन एंड ट्रीटी बेस्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, ताकि ट्रीटी के जो रूल्स हैं जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ट्रीटी बेस्ड प्रोटेक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ द फर्स्ट बीआईटी हमने साइन किया था यूके के साथ 1994 में। ओके, लेकिन 2010 से ये चीजें ज्यादा नोटिस में आई, क्योंकि पहली बार कोई क्लेम फाइल हुआ इंडिया के अगेंस्ट, ओके, एक ट्रीटी को लेकर। उसके अलावा 2011 में एक अवार्ड हमारे अगेंस्ट गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, उसके फेवर में गया, इंडिया के अगेंस्ट गया ये अवार्ड, तब जाकर ये ज्यादा नोटिस में आया। एक सेकेंड यार, ये पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, व्हेन इंडिया सफर्ड इट्स फर्स्ट एडवर्स अवार्ड इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया बीआईटी, और इंडिया को पे करने को कहा गया $4.1 मिलियन बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अभी इंटरनेशनल वाली बात आ गई, अभी इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे, ठीक। 2015 में 17 नॉन बीआईटी क्लेम्स वर कंटेस्टेड बाय इंडिया। 17 ऐसे क्लेम्स चल रहे थे जो इंडिया के अगेंस्ट थे। सबसे बड़ा क्लेम आया केन एनर्जी से, ठीक है, ये ब्रिटिश ऑयल एंड गैस कंपनी थी, और इसने केस जीत लिया और इंडिया को कहा गया $1.2 बिलियन आपको पे करने पड़ेंगे इस इन्वेस्टर यानी कि केन एनर्जी को, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर आपने अपने आंसर में मेंशन करना जब भी इन्वेस्टर्स की बात आएगी ना, कि इंडिया ने वहां पर ये केस हार गया था और $1.2 बिलियन कंपेंसेशन पे करने के लिए कहा गया था केन एनर्जी को। इसके बाद इंडिया को समझ में आया, ये चीज कब हुई, 2015 में, कि नहीं, ये इंटरनेशनल वाले जो हैं, ये इंटरनेशनल चैम्बर हो चाहे ऑस्ट्रेलिया वाला, या फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर गया था केन एनर्जी वाला केस, कि ये इंटरनेशनल वाले ना इंडिया के अगेंस्ट जजमेंट देते हैं। तो इंडिया ने कहा हटाओ लग, हमें ये सब नाटक करना ही नहीं है, हम ये सारी ट्रीटीज रद्द कर रहे हैं। आउट ऑफ 74 ट्रीटीज हमने 68 बीआईटीज रद्द कर दी। 2016 में हमने एक मॉडल बीआईटी लॉन्च किया, ठीक है, कि ये रूल्स होंगे, इस बेसिस पर अब नए सिरे से नेगोशिएशन की जाएंगी सारी ट्रीटी। तो आप कह सकते हो एक तरह से नी जर्क रिएक्शन था, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर था, रादर देन एनी कैलिब्रेटेड अप्रोच टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो नी जर्क रिएक्शन था कि इंडिया की इतनी बेइज्जती हुई और इतना ज्यादा हमें कंपनसेशन पे करने को कहा गया। तो हमने यहाँ पर जो 2016 में मॉडल बीआईटी लेकर आए, उसमें हमने कहा कि आप इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाइए, लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टर मस्ट एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज बिफोर टेकिंग रिकोर्स टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ओके, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये चीज इंटरनेशनल वालों को पसंद नहीं आएगी कि हम आपके यहाँ कोई डिस्प्यूट होता है ट्रीटी का तो पहले आपके हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जाकर फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो इतनी लंबी साइकिल से हमें नहीं गुजरना है, और यही चीज ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अभी ब्रिटेन के साथ जो हमारा यूके के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है एफटीओ को लेके, उसमें हम इस प्रोविजन को हटाने को एग्री हो गए कि चलो ठीक है हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगोशिएशन करना ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया ने जो भी उस टाइम स्टेप लिया ना, प्रॉपर सोच समझ के नहीं लिया था, बस एक नी जर्क रिएक्शन के थ्रू कि ये गलत हुआ है हमारे साथ, हम अब ऐसा करेंगे, ठीक है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया डिक्लाइन 24% इन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर इन 2023, ठीक है। इसी का रीजन था मेन, कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट क्यों करूंगा। जो proposed एफडीए है is likely to dispense with the requirement of exhausting local remedies by providing a mechanism for timely settlement of disputes through international arbitration। अब हम वापस से एग्री कर रहे हैं कि चलिए ठीक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ही चले जाना। The development of local expertise in field of investment arbitration to not only ensure good representation in investor state dispute। अब बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल ट्रिब्यूनल में जब ये केस चल भी रहा हो तो हमारे पास उतने अच्छे लॉयर्स ही नहीं होते थे। जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल किस रूल के साथ फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और उस लॉयर को इतना नॉलेज ही नहीं होता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग केस बना पाए। मतलब आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने के लिए हमारे पास उतने क्वालिफाइड लॉयर्स नहीं थे। तो हमने कहा कि हमें लोकल एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी पहले तो इन फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन। ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कानून की समझ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के मैटर में आर्बिट्रेशन किस तरीके से करना है उसको, उसकी समझ कम है हमारे यहाँ के जो लॉयर्स थे उनको, ठीक है। तो हमने इस पे फोकस किया कि इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी हमें, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो हमारा ऐसे डिस्प्यूट्स में, ओके। और टाइमली रिव्यू भी की जाए ये ट्रीटीज टू अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आती है उसमें एक क्राइटेरिया होता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, उसमें हमें रैंकिंग बहुत पुअर रहती है हमेशा, 163 आउट ऑफ 190। तो ये कितना बुरा मैसेज देता है इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी अच्छी सेफ नहीं है वहां पे। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं करती है प्रॉपर, ओके।
नेक्स्ट ये फालतू की बात है, ये आरएसएस के जुड़े हुए आदमी है, राज्यसभा मेंबर। ये बस वही कह रहे हैं कि जो समंदर पे राज करता है वही धरती पे भी राज करता है, ठीक है। जो कि सबसे पहले ऑटोमन ऑटोमन एम्पायर जो था, वहाँ के एक जनरल थे मिस्टर सुलेमान, उन्होंने कहा था। और वही चीज फिर यूरोपियन कंट्रीज ने दिखाई भी, ठीक है। ब्रिटिशर्स हो, पोर्चुगीज हो, सबने ओशियन डोमिनेट किया और उसके बाद लैंड को भी डोमिनेट किया, नहीं तो वही सब बातें हैं वहां पर। यहाँ पर ऐसा कुछ नया नहीं है, बस ये है कि आप सोलर एनर्जी, सोलर पावर कितनी भी बना लो, बट मेन चीज क्या है, बैटरी स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो इस पे भी हम अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग में बात करेंगे। मैं आपको पूरा सोलर एनर्जी पर ही पूरा एक सेपरेट लेक्चर दूंगा, वो जरूरी है उसके लिए, ठीक है। हमारा गोल क्या है, नेट जीरो बनना है 2070 तक। हमने आईएनडीसी, हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, वो अनाउंस किए हैं। उसमें से एक है कि हम लोग अपनी जो 500 गीगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे बाय 2030। ओके। अभी हमारे यहाँ 72 गीगावाट कंट्रीब्यूशन है सोलार का, 44 गीगावाट है विंड का। और हमने 25 ईयर का लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट भी किया हुआ है स्टेट डिस्कॉम्स के साथ, ताकि हम आप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए, हम लोग आपसे खरीद लेंगे। इसके अलावा इसको और बेटर बनाने के लिए सरकार ने और भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से लेट पेमेंट मिलता है तो उस पर आपको सरचार्ज दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। लेट पेमेंट मिली है तो आपको कंपेंसेट भी किया जाएगा। उसके बाद इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के चार्ज वेवर कर दिए गए, जैसे राजस्थान से अगर बिहार तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, यानी कि प्रॉपर की अगर आपने इतनी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हो तो उसका 30% से 30% आपको रिन्यूएबल एनर्जी से जो प्रोड्यूस हुई है वो वाली परचेज करनी पड़ेगी, चाहे कॉस्ट जैसी भी हो। ओके, रिडक्शन इन कैपिटल कॉस्ट, सोलर पैनल्स वगैरह सस्ते हुए हैं, चीजें सस्ती हुई हैं, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हुई है, राइट। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री भी अलाउ की गई है। तो ये कुछ 5-6 मेजर्स हैं जिससे हमने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश की है। बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली पूरा गोल अचीव तभी हो पाएगा जब हम स्टोरेज पे वर्क कर पाएंगे, बैटरी स्टोरेज पर, ठीक। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की है, वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है फॉर बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। बाकी इसको हम और डिटेल में देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, सो डोंट वरी अबाउट इट। रशिया के साथ हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जस्ट $2 बिलियन ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। डबलिंग, टू भी नहीं, जस्ट $1 बिलियन ही बढ़ा है, लेकिन ठीक है। मशीन्स, ऑटो पार्ट, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब बढ़ा है। बट प्रॉब्लम वही है अभी भी रशिया के साथ कि हम पेमेंट कैसे करें। रशिया को स्विफ्ट जो सिस्टम हुआ करता था, स्विफ्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड आपके ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता था, उससे कट ऑफ कर दिया गया रशिया को। तो फिर हम पेमेंट कैसे करें उसको, फिर हमने रूबेल, रुपी वगैरह कुछ ट्राई किया, बट वो नहीं हो पाया, वो भी ठीक से वर्क, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्ट चिप प्रोजेक्ट्स गेट सेट टू गेट नोट सून। अब 450 में मैंने आपको पूरी स्टेजेस अच्छे से एक्सप्लेन की है कि सेमीकंडक्टर जो चिप है वो कैसे बनती है और हम लोग उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उस वीडियो को आप आज ही देखेंगे, अपने नोट्स अगर बना रखे हैं तो उसको रिवाइज करना, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग से मिशन लॉन्च करना चाहती थी, तो उसने कहा है कि सेवरल सेमीकंडक्टर असेंबली एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड, ताकि उनको 50% तक की सब्सिडी अवेल की जा सके, क्योंकि उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा इलेक्शन की वजह से, तो इनको पहले ही नोट दे दिया जाएगा। कुछ इन्वेस्ट 4 प्रपोजल आए फैब्रिकेशन स्टेज पर, और बाकी क्या है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग एटीएमपी के लेवल पर, ठीक है। हम लोग चाहते हैं फैब्रिकेशन में आगे जाना, बट फिलहाल के लिए अगर आप इससे भी स्टार्ट करते हो तो भी आप एक बार उस चेन में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाओ, उसके बाद चीजें आगे चल के इंप्रूव हो जाती हैं। ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मीन्स 450 प्लस में मिल जाएगा। यहाँ पर इन लोगों ने अभी तक सिर्फ 200 सीट के अनाउंस किए थे जब ये रिपोर्ट लिखी गई है, और वहाँ पर कुछ 350 से ज़्यादा सीट्स हैं, तो ये जानबूझ के इनकी काउंटिंग स्लो चल रही है। कहीं ना कहीं वो आर्मी का ही रोल है कि वो नवाज को जिताना चाहते हैं, बट नवाज की पार्टी बहुत बुरे हाल में है यहाँ पर। सिर्फ 64 सीट्स पे लीड कर रही है या जीत पाई है अभी तक, ठीक है। अभी रिजल्ट सिर्फ 226 सीट्स के ही आए थे, अभी बाकी के बचे हुए हैं, ठीक है। ये पीपीपी है, भुट्टो वाली पार्टी, तो अगर ये दोनों चाहें तो मिलकर गवर्नमेंट बना सकती हैं। बाकी सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं इमरान की पार्टी ने, जिसको सपोर्ट किया था, ठीक है, मोस्टली सपोर्टेड बाय पीटीआई, दीज आर इंडिपेंडेंट बट बैक्ड बाय पीटीआई, ठीक है। तो पाकिस्तान की जनता ने एक चीज तो बता दी कि उनको एक ढंग का प्रधानमंत्री मिला था, इमरान खान, जिसने आर्मी देखिए, उनकी आर्मी जो है ना 70% बजट ले जाती है अपने देश का, ओके, इन द नेम ऑफ इंडिया एंड टेररिज्म एंड ऑल। वहां के आर्मी में ही जाता है यूथ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई रिच है तो उनके आर्मी पर्सन। एस्टेट यार, बड़े बड़े स्टेट हैं, मॉल्स हैं, इसके साथ रिटायरमेंट होते हैं वो उनके, बहुत रिच होते हैं उनके आर्मी वाले, क्योंकि देश की सबसे बड़ी इनकम वही कॉर्नर कर लेते हैं, और फिर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है ये पॉलिटिक्स में। तो इमरान खान ने इसके अगेंस्ट काफी बार बोला था कि ये जब तक कोई गवर्नमेंट, आज तक कोई गवर्नमेंट पूरा अपना टर्म पूरा कर ही नहीं पाई है, वहां कोई प्रधानमंत्री पूरा टेन्योर नहीं कर पाया है, क्योंकि आर्मी का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है।
तो पाकिस्तान की आवाम ने इतना तो दिखा दिया है कि वो इतना तो समझते हैं कि कौन सही प्रधानमंत्री बन सकता है उनके देश का और कौन नहीं। अब वो उसको इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, वो बात अलग है। ओके, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक उस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे ना इंडिया पाकिस्तान के बीच, तब उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा भी था कि जिस तरह के हथियार दोनों देशों के पास हैं, आप सोचिए किस लेवल की तबाही होगी। आप मुंबई में बॉम्ब गिराएंगे न्यूक्लियर वेपन तो असर कराची में भी होगा, आप लाहौर में गिराएंगे तो असर दिल्ली में भी फील होगा। नहीं, बड़ा सेंसिबल आदमी था। उनकी उसकी जनता ने उसको सपोर्ट करके यहाँ पे उसको जिता के दिखाया भी है कि पाकिस्तानी जनता उतनी मूर्ख नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी आर्मी है, उसका जो इंटरफेरेंस है। और नवाज को वो आज नहीं, ये चौथी या पांचवी बार प्रधानमंत्री बनेगा अगर बना तो। ओके, वो सिर्फ एक पॉन बन के रह जाता है आर्मी के हाथों में। इसीलिए यहाँ पर काउंटिंग स्लो करवाई जा रही है, ताकि कुछ रिक किया जा सके इलेक्शंस को। मॉल्डीव्स इज ए की पार्टनर इंश्योरिंग फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन, ये यूएस ने कहा है। वो तो जिस देश चाहते हो आप वैसी बातें करने लगते हो, और करनी इसलिए भी पड़ती है क्योंकि सच है मॉल्डीव्स की जो लोकेशन है आप उसको एंटेगनाइज नहीं कर सकते ज्यादा। अगर पूरी तरीके से चाइना की गोदी में बैठ गया तो वो दिक्कत होगी फिर। ओके, एक्सप्लेन पेज पर ये भारत रत्न वाली बातें कुछ काम की नहीं है। अच्छा, पॉलीगैमी की बात की जाती है ना, तो पॉलीगैमी पे जरा एक डेटा देख लीजिए। पॉलीगेमी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट किस में है? क्रिश्चियन कम्युनिटी में। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में, बट वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हुई है, 2.6 से 2 एंड 1.9। क्योंकि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2005-6, 2015-16, 19-21। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। हिंदी कम्युनिटी में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 1.3% हिंदूज में भी होती है पॉलीगैमी, एक से ज्यादा वाइफ या एक से ज्यादा मैरिज, ठीक है। बट हिंदूज में ये मोस्टली ना ट्राइबल कम्युनिटी में ज्यादा होती है, ठीक है, एसटी कम्युनिटीज में। क्रिश्चियन में तो उल्टा बड़ी है ये पिछली बार से। सिमिलरली सिखिज्म में भी ये बड़ी है, ठीक है। बुद्धिज्म में सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है, सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन ऑलमोस्ट 60% का। उसी तरह एसटी ट्राइबल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, बट अभी भी 2.4 है शेड्यूल ट्राइब्स में पॉलीगैमी का प्रेवलेंस, ठीक है। ओवरऑल इंडिया में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ये न्यूज क्यों आई है? यूसीसी के कंटेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड ने अपनी यूसीसी में क्या है कि पॉलीगैमी करना अलाउ नहीं होगा। राइट, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में इंक्रीज देखने को मिला है, सिखिज्म में भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो कई बार इस तरह के पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स में दे दिए जाते हैं, फिर लगता है कि इतना डिटेल में कौन पढ़ता है। डिटेल में मत पढ़ो, लेकिन जो चीज ग्राफ के फॉर्म में सामने आ गई है उस पर नजर जरूर डालो एक बार। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ठीक है, सो डोंट वरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो भी चीज़ है मुझे आपके साथ डिटेल में करनी होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा एंड ये आपके लिए ओपन रखी जाएगी अब, ठीक है। आपके से मेंस 450 प्लस है जो आपके पेड कोर्स का पार्ट है, राइट। एंड प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है स्टैटिक करंट की, सो प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन टाइमली करें एंड लास्ट मिनट के रश से बचना थोड़ा सा, ओके। वो लास्ट मिनट का रश नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।